हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने डिस्कस कर लिया है। पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे कारीगरी और शिल्प के बारे में। तो जब आप कोई हेडिंग पढ़ने जाएं तो सबसे पहले आपको उस हेडिंग, उस कीवर्ड को समझने का प्रयास करना चाहिए। जब आप उस कीवर्ड्स को अच्छे से समझ लेंगे तो उसके अंदर जो जो पॉइंट रखा जाएगा, जो जिस जिस पॉइंट पे बात की जाएगी, वो पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए सबसे पहले आपको कीवर्ड्स यानी हेडिंग को अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। तो जो कारीगरी और शिल्प, ये होता क्या है? तो शिल्प क्या होता है? शिल्प क्या होता है? तो शिल्प के अंदर देखिए, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प का मतलब क्या है? क्या क्या शिल्प के एग्जाम्पल आपको दिखाई देते हैं? तो जैसे मूर्तियों का निर्माण हो गया, मृत घाट यानी बर्तनों का निर्माण, मोहर जो पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता में उसका निर्माण, सोने चांदी और बहुमूल्य पत्थरों के गहनों का निर्माण, नाव का निर्माण, और जो ईंटों की विशाल संरचना मिलती है, ईंट का निर्माण, पकी हुई ईंट का निर्माण, टेराकोटा की मूर्तियां, ये सब किसके पार्ट हैं? शिल्प के पार्ट हैं। और जैसे आरी हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, चाकू हो गया, भाले का निर्माण, ये सब किसके पार्ट होते हैं? शिल्प के पार्ट होते हैं। और इनको बनाने वाला, इनको जो बनाने वाला वो क्या कहलाता है? कारीगर कहलाता है। इनको बनाने वाला क्या कहलाता है? कारीगर कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस हेडिंग के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? शिल्प के बारे में पढ़ेंगे, जो शिल्प हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, और उसको जो बनाने वाला उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पॉइंट के बारे में। समझ लो, पहला पॉइंट होगा हमारा, जो फर्स्ट पॉइंट होगा इस समझ में, कांस्य का उत्पादन। जो फर्स्ट हेडिंग है, कांस्य का उत्पादन। कांस्य का उत्पादन, तो कांस्य के उत्पादन के अंतर्गत पहला पॉइंट है, इसका जो उत्पादन है किसके साथ कैसे किया जाता था? तांबे के साथ टीन के मिश्रण से, तांबे के साथ टीन के मिश्रण से। तो कांस्य का उत्पादन किसके साथ किया जाता? तांबे के साथ टीन के मिश्रण से। तो इसमें जो तांबा है, ये जो तांबा है, इसकी लोकेशन क्या है, कहां से इसको प्राप्त किया गया है? तो दो लोकेशन आते हैं। एक आता है राजस्थान, राजस्थान के खेतड़ी। कहां से? राजस्थान के खेतड़ी से। और कहां से इसको प्राप्त किया गया है? बलूचिस्तान। कहां से? बलूचिस्तान से, जो कहां पे? पाकिस्तान में। टीन, ये जो टीन है, इसको कहां से प्राप्त किया गया है? टीन को। तो टीन को जो है, टीन को कहां से प्राप्त किया गया है? ये जो है अफगानिस्तान से। ये कहां से लाया जाता था? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से। तो टीन को कहां से लाया गया था? टीन को अफगानिस्तान से लाया जाता था बहुत, और इसको लाने में काफी कठिनाई का भी सामना करना पड़ा था हड़प्पा संस्कृति के लोगों को। टीन की प्राप्त यानी टीन को कहां से प्राप्त किया जाता था? अफगानिस्तान से। और इस टीन की प्राप्त में हड़प्पा संस्कृति को काफी, हड़प्पा संस्कृति के लोगों को काफी कठिनाई का सामना भी करना पड़ा था। तो ये जो कांस्य का उत्पादन है, तो किस कांस्य का उत्पादन कैसे किया जाता है? तांबे के साथ टीन के मिश्रण से। तो इस कांस्य में इसकी क्या क्या, जैसे कांस्य की क्या बनाई गई? मूर्तियां बनाई गई, मूर्तियां हो गई, और क्या हो गए? मोहर हो गए। तो देखिए, कहीं कहीं मोहर है और कहीं कहीं क्या है, किसी किसी बुक में मोहरे लिखा है। किसी बुक जैसे एनसीईआरटी में मोहर लिखा हुआ है, और जो स्टैंडर्ड बुक होती है उसमें मोहरे लिखा हुआ है। मोहर, उसमें मोहरे लिखा है या मोहर? एनसीईआरटी बुक में मोहर और स्टैंडर्ड बुक में मोहर। इस एनसीईआरटी बुक में मोहर लिखा गया है और स्टैंडर्ड बुक में मोहर लिखा गया है। तो आप वर्ड्स, ये जो आप वर्ड को लेकर, शब्द को लेकर कंफ्यूज मत होना। ये एनसीईआरटी में मोहर लिखा गया है और स्टैंडर्ड बुक में मोहर लिखा गया है। ठीक, तो कांस्य का उत्पादन, जैसे कांस्य की मूर्तियों का निर्माण, मोहर का निर्माण, ये सब किसके पार्ट है? ये सब मूर्तियां, मोहर, ये सब किसके पार्ट है? शिल्प। और जो इसको बनाने वाला है वो क्या कहलाएगा? कारीगर कहलाएगा। ये सब किसके पार्ट है? शिल्प के। और इसे बनाने वाला कौन, क्या कहलाएगा? कारीगर कहलाएगा। ठीक है, और भी आगे हम पढ़ेंगे इस संबंध में। और इसमें और जो एक पॉइंट, जैसे इसके अंतर्गत जैसे एक हेडिंग आता है उपकरण।
जैसे उपकरण के अंतर्गत किसका किसका निर्माण किया गया, उपकरण के अंतर्गत जैसे आरी हो गया और कुल्हाड़ी हो गया, कुल्हाड़ी और चाकू हो गया, और जो भाला। तो आरी, कुल्हाड़ी, चाकू, भाला, ऐसा किसका पार्ट है, शिल्प का पार्ट है। किसका पार्ट है सब, शिल्प का। ये सब किसका पार्ट है, आरी, कुल्हाड़ी, चाकू, भाला किसका पार्ट है, शिल्प का। और इसको जो बनाने वाला वो क्या कहलाएगा, कारीगर कहलाएगा। आरी, कुल्हाड़ी, चाकू, भाला किसका पार्ट है, शिल्प का पार्ट है, और इसको बनाने वाला क्या कहलाएगा, कारीगर कहलाएगा। ठीक है। और इस शिल्प में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस मुहर, अभी इस मुहर के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शिल्प के अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो है मुहर। तो अभी हमने आपको बताते हैं मुहर, एनसीईआरटी मुहर लिखा गया है, और जो स्टैंडर्ड बुक है वहां पे मोहर या मोहर भी कह सकते हो, मोहर। ठीक है। तो शब्द को लेकर के कंफ्यूज मत होना। ये एनसीईआरटी मुहर, एनसीईआरटी में आपको मुहर लिखा हुआ मिलेगा और स्टैंडर्ड बुक में मोहर लिखा गया। तो इसके अंतर्गत देखें तो पहला पॉइंट आप ये कहें, आप इसके बारे में बोल सकते हैं हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी कलात्मक रचना। जो मुहर है, जो मुहर है ये क्या है, हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी कलात्मक रचना, सबसे बड़ी कलात्मक रचना। तो जो मुहर है ये हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी कलात्मक रचना है। इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है संख्या, संख्या। तो लगभग लगभग कितनी मोहरें मिली, लगभग 2000 मोहरें मिली। लगभग कितनी संख्या मिली, इनकी संख्या कितनी पाई है, लगभग 2000। ये किसका बना होता था, किसका बना होता था, किसका बना होता था, किसका बना होता है ये, तो किसका बना होता है, जो मुहर है किसका बना होता। तो ये इस समय आप पॉइंट बोल सकते हो, ये जो है नदी तल में, नदी तल में पाए जाने वाले, नदी तल में पाए जाने वाले, नदी तल में पाए जाने वाले मुलायम, मुलायम स्टेटाइट पत्थर का, स्टेटाइट पत्थर का। तो जो किसका बना होता था, ये जो मोहर, मोहर किसका बना होता था, नदी तल में पाए जाने वाले मुलायम स्टेटाइट पत्थर का। और दूसरा पॉइंट किसका बना होता था, ये तांबे और टीन का। अब इस पॉइंट के बारे में भी हमने आपको, इस बारे में हमने आपको पहले बताया। और किसका बना होता था, टेराकोटा का, टेराकोटा का। टेराकोटा क्या होता है, पकी हुई मिट्टी। इसके बारे में हमने आपको पहले ही कई बार, मैं इसको आपको पहले ही बता चुका हूं। टेराकोटा क्या होता है, पकी हुई मिट्टी। टेराकोटा क्या होता है, पकी हुई मिट्टी होती है। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिला कि मोहर किसका बना होता था, नदी तल में पाए जाने वाले मुलायम पत्थर स्टेटाइट का, स्टेटाइट पत्थर का, तांबे और टीन का। टेराकोटा जो क्या होता है, पकी हुई मिट्टी। और क्या इससे संबंधित जो पॉइंट और इंपॉर्टेंट क्या है, चित्र, किसके किसके चित्र पाए गए हैं। तो चित्र में देखें
तो चित्र के अंतर्गत देखें तो इस पे आपको एक सिंग वाले पशु, एक सिंग वाले पशु या बोल सकते हो एक सिंगी पशु, एक सिंगी पशु, एक सिंगी पशु, एक सिंगी वाले पशु या एक सिंग, इसको एक सिंगी वाले पशु या एक सिंग वाले पशु होते हैं। बाघ हो गया, और क्या पाया गया, भैंस और क्या, गैंडे, इसके अतिरिक्त क्या क्या हो गया, हाथी, और क्या पाया गया है कि किसी चित्र पाए गए, हिरण, मगर, मच्छ। तो आप देख सकते हैं इन सभी के चित्र जो है, और बकरियां, इन सबके जो चित्र है, इन सबके चित्र किसपे पाए गए, इन मोहर पे पाए गए। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा संस्कृति में कौन कौन से जो है जानवर, कौन कौन से पशु पाए जाते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि हड़प्पा संस्कृति में कौन कौन से कौन कौन से जानवर या कौन कौन से पशु पाए जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है, किससे, इसके चित्र से हम जान पाते हैं कि हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार का पशुपालन हुआ और वहां पे किस प्रकार के जानवर पाए गए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो गया। उसके बाद इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इस मोहर का, तो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इसका उपयोग। ये जो मोहर है इसका उपयोग कहां पे होता था, उपयोग के संबंध देखें तो पहला पॉइंट आप बोल सकते हो, इसका उपयोग जो है बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए। इसका उपयोग क्या है, बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए। और इसका उपयोग क्या था, समझौता ताबीज के रूप में। समझौता ताबीज के रूप में कैसे पता चलता है, समझौता ताबीज के रूप में इनका उपयोग ताबीज के रूप में किया जाता था। कैसे पता चलता है, क्योंकि शवों पर मोहरों का पाया जाना। इस पॉइंट आपको क्या बताना है, दूसरा पॉइंट, इसका उपयोग कहां पे, समझौता ताबीज के रूप में। कैसे पता चलता है, क्योंकि शवों पर जो शव होते थे, शवों पर क्या पाया, क्योंकि शवों पर मोहरों का पाया जाने से पता चलता है कि इसका इस्तेमाल ताबीज के रूप में भी होता था, क्योंकि शवों पर क्या पाए गए, मोहरों का पाया जाना। और इसका उपयोग क्या था, इसका उपयोग और जो है समझौता शैक्षणिक कार्यों के लिए। कैसे पता चलता है कि समझौता शैक्षणिक कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता था, तो गणितीय आकृतियों का पाया जाना। कैसे पता चलता है कि मोहरों का उपयोग शैक्षणिक कार्यों के लिए भी होता था, गणितीय आकृतियों का पाया जाना। इन मोहरों पर गणितीय आकृतियों का पाया जाना। कैसे पता चलता है कि मोहरों का उपयोग शैक्षणिक कार्यों के लिए होता था, तो इन मोहरों पर गणितीय आकृतियों का पाया जाना। ठीक है, तो ये मोहर के संबंध में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए कि सबसे बड़ी कलात्मक रचना, हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी कलात्मक रचना है, संख्या लगभग 2000 मोहरें मिली। किसका बना होता था, नदी तल में पाए जाने वाले मुलायम पत्थर, स्टेटाइट पत्थर का, तांबे और टिन का, टेराकोटा पकी मिट्टी का,
किसे किसे चित्र पाए गए? एक सिंगे वाले पशु, बाघ, भैंस, गैंडे, हाथी, हिरण, मगरमच्छ, बकरियां। उपयोग क्या था? बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए, संभवतः ताबीज के रूप में भी, क्योंकि सौ पर मोहरों का पाया जाना, संभवतः सैद्धांतिक कार्यों के लिए। कैसे पता चलता है? क्योंकि इन मोहरों पर गणितीय आकृतियों का पाया जाना। ठीक है, तो ये मोहर के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए जो किसके पार्ट है? शिल्प के पार्ट है। और इन मोहरों का जो निर्माण किया गया है, मोहर किसका पार्ट है? शिल्प का पार्ट है। और शिल्प, इस मोहर को जिसके द्वारा बनाया गया है वो क्या कहलाते थे? कारीगर। मोहर के संबंध एक पॉइंट और है इन मोहर के संबंध में। इसका एग्जांपल, उदाहरण, इसके एग्जांपल में दो आते हैं। एक आता है पशुपति का मोहर, पशुपति का, और एक होता है यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न का मोहर। तो दो पशु हैं इस संबंध में। इसके एग्जांपल में एक पशुपति का मोहर है, एक यूनिकॉर्न का मोहर है। तो मैं फिगर आपको दिखा देता हूं, तो आप देख सकते हैं इसके फिगर को। तो आप ये फिगर देखें, ये जो यूनिकॉर्न का मोहर है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये यूनिकॉर्न का मोहर है, ये यूनिकॉर्न का मोहर है, और ये पशुपति का मोहर है। ये जो बना हुआ है, ये यूनिकॉर्न का मोहर है और ये पशुपति का मोहर है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ये यूनिकॉर्न का मोहर है और ये पशुपति का मोहर है। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। आप जैसे आप इसको पढ़ेंगे तो आप जैसे ये गूगल पे डालेंगे तो आपके इसके फिगर, इसका जो फिगर है आपको वहां पे दिखाई देगा। ठीक है, तो फिगर हमने आपको दिखा भी दिया है, क्योंकि इसे जब आपको एग्जांपल पढ़े हो, अगर आप आपका उसका इमेज आपके दिमाग में नहीं बन पा रहा है तो आप उसको रटते हो। इसलिए आप जब कोई भी टॉपिक पढ़े, अगर उसमें कोई ऐसा है जिसका इमेज आपको नहीं पता है, जिसका चित्र आपको नहीं पता है, तो आप गूगल कर लिया करें, उसके फिगर्स आपको यूट्यूब गूगल पे मिल जाते हैं। तो वो उससे आपका उसकी जो इमेज है वो आपके दिमाग में बन जाता है, फिर आप उसको रटते नहीं है, आप उसको देखते हैं, आपको वो पॉइंट याद आ जाता है। ठीक है, तो ये तो मोहर जो एक शिल्प का पार्ट, और कौन से शिल्प का पार्ट है? तो इसके अंतर्गत एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है शिल्प, मृदभांड। मृदभांड भी शिल्प का एक उदाहरण है। मृदभांड भी शिल्प का एक उदाहरण है। तो पहला पॉइंट ये क्या होता है? ये मिट्टी के बर्तन होते हैं। मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन। इसका तात्पर्य क्या है? मृदभांड का मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। इसका तात्पर्य क्या है? मिट्टी के बर्तन। और किस क्रम के? मिट्टी बड़े पैमाने पर, मिट्टी के बर्तन काले और लाल, काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन हड़प्पा संस्कृति की एक विशेषता है। तो काले और लाल रंग के जो मृदभांड होते, इसमें क्या होता था? जो पृष्ठ होते थे, जो पृष्ठ होता था, उस पृष्ठ को लाल रंग से रंग दिया जाता था। मृदभांड के पृष्ठ को लाल रंग से रंग दिया जाता था, और काले रंग का प्रयोग उस पे आकृतियां बनाने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए किया जाता था। मृदभांड के पृष्ठ को लाल रंग से रंग दिया जाता था, और जो काला रंग होता था, काले रंग का उपयोग उस मृदभांड पर आकृतियां बनाने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है ना? और काले और लाल रंग के जो बर्तन थे, ये चमकदार होते थे और चमकीले। हड़प्पा संस्कृति की जो विशेषता क्या है? काले और लाल रंग के मृदभांड का बड़े पैमाने पर उत्पादन, और ये जो बर्तन होते थे चमकदार और चमकीले, चमकते और चमकीले होते थे। लाल रंग, पहले पृष्ठ को किस रंग से रंग दिया जाता था? लाल रंग से। काले रंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? उस पे आकृतियां बनाने के लिए और डिजाइन बनाने के लिए। ठीक है,
तो ये जो मृदभांड है ये कैसा मृदभांड है? चित्रित मृदभांड। चित्रित मृदभांड, इस पे आपको जो आकृतियां मिल जाएंगी, जैसे किसके किसके आकृति मिलते हैं? वृक्ष के आकृति हो गए, पशु के हो गए, और पक्षी के, इन सब की आकृति, इन सब की आकृतियां, वृक्ष के, पशु के, पक्षी की आकृतियां कहां पे पाई गई हैं? इस मृदभांड पे। इस कारण से इसको क्या बोला जाता है? चित्रित मृदभांड। किसके चित्र पाए गए? वृक्ष के, पशु के और पक्षियों के की आकृतियां इस मृदभांड पे पाया गया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? चित्रित मृदभांड। और इस संबंध में एक पॉइंट सो है मृदभांड के संबंध में, ये कुम्हार के पहिए का, कुम्हार के पहिए का व्यापक उपयोग, कुम्हार के पहिए का व्यापक उपयोग। तो वर्तमान में भी आपको कुम्हार के पहिए आपको दिखाई पड़ सकते हैं, जिसका उपयोग मृदभांड मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। आपको पता है, इस जब हमने आपको नवपाषाण काल के बारे में बताया था, तो नवपाषाण काल में आपको बताया था कि फर्स्ट टाइम कुम्हार के चाक का सूत्र किस काल में आता है? नवपाषाण काल में। फर्स्ट टाइम आपको कुम्हार के चाक का सूत्र कब देखने को मिलता है? नवपाषाण काल में। तो हड़प्पा संस्कृति में कुम्हार के पहिए का क्या है? व्यापक उपयोग किया गया है। हड़प्पा संस्कृति में कुम्हार के पहिए का व्यापक उपयोग किया गया है। और एक पॉइंट जो है मटका निर्माण, हड़प्पा संस्कृति की एक विशेषता थी। तो मटका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी आपको मटका देखने को मिल सकता है। तो मटका निर्माण हड़प्पा संस्कृति क्या थी? एक विशेषता थी। मटका निर्माण हड़प्पा संस्कृति क्या थी? एक विशेषता थी। तो मृदभांड है वो शिल्प का क्या होता है? एक पार्ट है। और इसमें मृदभांड यानी इस मिट्टी के बर्तन को जो बनाने वाला है वो क्या कहलाता है? कारीगर कहलाता है। ठीक है, तो मृदभांड के संबंध में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने आपके सम्मुख रखे। इसमें नेक्स्ट सेटिंग हम करेंगे इसके अंतर्गत। तो अब शिल्प का जो अगला पार्ट होगा इसके अंतर्गत शिल्प में, तो ये सोनार के द्वारा सोने और चांदी, सोनार के द्वारा सोने और चांदी तथा बहुमूल्य पत्थरों के गहनों का निर्माण। इस परिणाम को क्या बताया जाए? सोनार के द्वारा सोने और चांदी के बहुमूल्य पत्थरों का निर्माण। सोनार के द्वारा सोने और चांदी के बहुमूल्य पत्थरों का सोनार के द्वारा सोने और चांदी तथा बहुमूल्य पत्थरों के गहनों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? सोनार के द्वारा। तो इसमें जो ये भी यानी जो सोना चांदी के द्वारा, इन सोने चांदी और बहुमूल्य पत्थरों के द्वारा जो गहनों का निर्माण किया जा रहा है, ये किसके पार्ट है? शिल्प के पार्ट है। और जिसके द्वारा निर्माण किया जा रहा है वो कौन का क्या कहलाएगा? कारीगर कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका प्राप्ति स्थल कहां से, ये कहां से प्राप्त किया जाता था? जो सोने और चांदी के जो गहने बनाए जाते थे, इस सोने और चांदी को कहां से प्राप्त किया गया है? तो जो लोकेशन है अफगानिस्तान। कहां से? अफगानिस्तान से। इसको कहां से लाया जाता था? अफगानिस्तान से।
इसको कहां से लाए थे? अफगानिस्तान। इसका प्राप्त स्थल क्या है? अफगानिस्तान। और जो बहुमूल्य पत्थर है इनको कहां से लाया जाता था? सोने और चांदी को कहां से लाया जाता था? अफगानिस्तान से। और इसका जो प्राप्त है इसको कहां से? इसका जो प्राप्त स्थल है, इसका जो प्राप्त स्थल है वो क्या है? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत। तो अगर आपको भूगोल के बारे में दक्षिण भारत, अगर आपको भूगोल पता होगा, फिजिकल ज्योग्राफी, भारत का भौतिक भूगोल पता होगा, तो आप जान जाओगे यस इसका प्राप्त स्थल क्या रहा होगा? दक्षिण भारत। तो बहुमूल्य पत्थरों को कहां से प्राप्त किया गया है? दक्षिण भारत से। ठीक है, तो ये भी एक शिल्प का पार्ट है, सुनार के दौरान। उसके इसके अंतर्गत और एक शिल्प का पार्ट क्या और क्या आप पढ़ सकते हो, जैसे ईंट निर्माण। ईंट निर्माण, ईंट निर्माण शिल्प। ये जो ईंट निर्माण शिल्प है, ईंट निर्माण शिल्प, ये भी शिल्प का एक पार्ट है। ईंट निर्माण शिल्प भी एक का पार्ट है। तो आपको पता है इसके अंदर पहला पॉइंट आप बोल सकते हो, ईंटों की विशाल संरचना। ईंटों की विशाल संरचना, ईंटों की विशाल संरचना इसका प्रमाण है। ईंटों की विशाल संरचना, ईंटों की जो विशाल संरचना पाई गई है, ईंटों की विशाल संरचना इसका प्रमाण है। जैसे इसमें क्या क्या हो जाता है, जैसे आप पॉइंट बोल सकते हो, जैसे क्या हो गया? महान स्नानागार हो गया, महान स्नानागार। और इसके बारे में हमने आपको, महान स्नानागार के बारे में आपको पहले बता दिया है। और दूसरा पॉइंट आप क्या बोल सकते हो? एक मंजिला, एक मंजिला, एक मंजिला व दो मंजिला इमारतें। एक मंजिला व दो मंजिला जो इमारतें हैं, ये इधर कर देते हैं। देखिए ईंट निर्माण शिल्प भी, ईंट निर्माण शिल्प भी जो है शिल्प का एक एग्जांपल है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट, ईंटों की विशाल संरचना इसका प्रमाण है। तो ईंट निर्माण शिल्प किससे पता चलता है? ईंटों की जो विशाल संरचना है, ईंटों की विशाल संरचना इसका प्रमाण है। तो विशाल संरचना में जैसे क्या हो गया? महान स्नानागार हो गया। तो महान स्नानागार आपको पता है इसका निर्माण पकी हुई ईंटों से बड़े पैमाने पर किया गया है। उसके बाद एक मंजिला व दो मंजिला जो इमारतें हैं, इनका भी निर्माण किससे किया गया है? ईंट से किया गया है। तो जो ईंट है, जो ब्रिक्स है, जो ईंट है, वो किसका पार्ट है? शिल्प का। और ईंट को जो बनाने वाला वो क्या कहलाएगा? कारीगर कहलाएगा। ठीक है, तो महान स्नानागार, इसके बारे में आपको काफी डिटेल में बताया है। हड़प्पा संस्कृति के पार्ट 2 में हमने इसको काफी डिटेल से बताया, महान स्नानागार क्या होता है, काफी ज्यादा डिटेल से इसको बताया गया है। इसमें महान स्नानागार में 7 से 8 पॉइंट बताए गए महान स्नानागार के बारे में। इसका इस्तेमाल किससे हुआ था? पकी हुई मिट्टी के ईंटों से। एक मंजिला व दो मंजिला जो इमारतें हैं, ये किसके एग्जांपल है? ईंटों की विशाल संरचना के एग्जांपल्स हैं। और एक किसका पार्ट है? ईंट निर्माण शिल्प का पार्ट है। एक पॉइंट इसके अंतर्गत और है, पॉइंट बी। पॉइंट बी के अंतर्गत जो आप बोल सकते हो, इससे और क्या स्पष्ट होता है? इससे राज मिस्त्री के अस्तित्व का, इससे राजमिस्त्री के अस्तित्व का भी पता चलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इससे राजमिस्त्री के अस्तित्व का भी पता चलता है। आपको पता है ये जो ईंटों की विशाल संरचना, ये जो महान स्नानागार है और एक मंजिला, दो मंजिला या जो 3 मंजिला इमारतें हैं, इनका जो निर्माण किया गया किसके द्वारा? एक कारीगर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? कारीगर के द्वारा या मिस्त्री के द्वारा, जिसको आप मिस्त्री भी बोलते हो, क्या बोलते हो? कारीगर बोलते हो। तो ये जो मिस्त्री है, ये जो कारीगर है, इसको क्या कहा जाता है? राजमिस्त्री। यानी ये जो राजमिस्त्री, ये जो महान स्नानागार, ये जो एक मंजिला, दो मंजिला इमारतें, ये किसके द्वारा बनाई गई? ये किसके द्वारा बनाया गया? राजमिस्त्री के द्वारा। किसके द्वारा? राजमिस्त्री के द्वारा। ये जो महान स्नानागार है
और एक मंजिला दो मंजिला जो इमारतें आपको देखने को मिलती है, ये किसके द्वारा बनाया गया? एक कारीगर, एक मिस्त्री के द्वारा, जिसको आप क्या बोलते हो? राजमिस्त्री बोलते हो। जिसको क्या कहा जाता है? राजमिस्त्री कहा जाता है। जिसको क्या बोलते हैं? राजमिस्त्री। इन महान स्नानागार, इन एक मंजिले और दो मंजिलों इमारतों से हमें हड़प्पा संस्कृति में राजमिस्त्री के उपस्थिति का भी पता चलता है। ठीक है ना? तो ये पॉइंट्स हो गया। देखिए, जब आप एक आईएएस एस्पिरेंट है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जब जैसे मेंस का क्वेश्चन, आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो जब आप कोई फैक्ट वहां पे लिख रहे हैं, तो उस फैक्ट से क्या स्पष्ट हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है, ये भी दिखाने का प्रयास करें। केवल अगर आपने फैक्ट ही लिख दिया याद करके, केवल आपने फैक्ट लिख दिया, बट आप उससे क्या स्पष्ट हो रहा है, उससे क्या दिख रहा है, आप उसको उस पॉइंट को वहां पे नहीं दिखा पा रहे हो कि देखो इससे ये स्पष्ट हो रहा है, ये नहीं बता रहे हो, तो फिर वो किसी काम का नहीं। तो जैसे आपने कहा कि ये जो ईंट निर्माण शिल्प है, ईंटों की विशाल संरचना, इसका क्या है? प्रमाण है। जैसे क्या हो गया? महान स्नानागार, एक मंजिला और दो मंजिला इमारत। इससे और क्या हमें पता चलता है, क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि इससे राजमिस्त्री के अस्तित्व का भी पता चलता है, क्योंकि इतने बड़े जो महान स्नानागार, ये जो इमारतें बनाए गए होंगे, बिना कारीगर के तो बनाए नहीं गया होगा। इनका निर्माण, इन जो एक मंजिला व दो मंजिला इमारतें हैं, या जो महान स्नानागार है, इसका निर्माण तो बिना कारीगर के किया नहीं गया होगा। तो इतनी बड़ी इमारतें, इतना बड़ा महान स्नानागार, एक मंजिला, दो मंजिला, तीन मंजिला जो इमारतें हमें देखने को मिलती हैं, इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा संस्कृति में एक किसका अस्तित्व रहा होगा? राजमिस्त्री के अस्तित्व का भी पता चलता है। तो कोई अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, तो केवल फैक्ट, अगर आप मैथ्स राइटिंग कर रहे हो, तो केवल फैक्ट नहीं लिखना है, आप जो फैक्ट लिख रहे हो, उस फैक्ट से क्या स्पष्ट हो रहा है, वो भी वहां दिखाने का प्रयास करो, तब वो सार्थक माना जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गया, ये शिल्प के पार्ट है ये सब। और एक पॉइंट्स और इसमें, जैसे नाव का निर्माण, तो जो नाव का निर्माण किया जाता था, नाव का, तो ये भी क्योंकि आपको पता है हड़प्पा संस्कृति में जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो बड़े पैमाने पर, व्यापारिक मूवमेंट बड़े पैमाने पर, और जो इसमें नाव है वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था व्यापारिक मूवमेंट में, व्यापारिक गतिविधियों में। तो नाव का निर्माण भी किसका पार्ट है? शिल्प का पार्ट। नाव एक शिल्प का पार्ट है, और उसको बनाने वाला क्या कहलाएगा? कारीगर कहलाएगा। क्लियर है? नाव का निर्माण हो गया, और इसमें एक पॉइंट और, टेराकोटा का निर्माण। तो टेराकोटा के बारे में आपको पता है, ये क्या होता है? पकी हुई। टेराकोटा क्या होता है? पकी हुई। क्या होता है? मिट्टी होता है। टेराकोटा क्या होता है? पकी हुई मिट्टी होता है। आप टेराकोटा के निर्माण में क्या क्या आ जाता है? जैसे हल हो गए, टेराकोटा के निर्माण, जैसे पकी हुई मिट्टी के हल हो गए, और क्या हो गए? मुहर हो गया, और क्या हो गया? मृदभांड हो गया, मृदभांड। तो ये सब किसके पार्ट है? टेराकोटा। और एक और मूर्तियां भी हो गई, मूर्तियां। तो आप देख रहे हो जो टेराकोटा का निर्माण, तो टेराकोटा क्या होता है? पकी हुई मिट्टी होती है। तो जो टेराकोटा, जो पकी हुई मिट्टी से जो चीजें बनाई जाती है, जो ऑब्जेक्ट पकी हुई मिट्टी से बनाए जाते थे, वो किसके पार्ट आते हैं? शिल्प। और उसको बनाने वाला क्या कहलाएगा? कारीगर। तो टेराकोटा का निर्माण भी शिल्प का एक पार्ट है, और उसको बनाने वाला क्या कहलाएगा? कारीगर। तो टेराकोटा के अंतर्गत क्या क्या आपको देखने को मिलता है? पकी हुई मिट्टी के हल हो गए, मोहरों का निर्माण, मृदभांड, पकी हुई मिट्टी से बर्तनों का निर्माण, जो वर्तमान में भी आपको पकी हुई मिट्टी के बर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत पकी हुई मिट्टी का अधिकांश उपयोग जो है, जैसे गर्मी के समय में लोग यूज करते हैं पानी को ठंडा रखने के लिए। और जो मूर्तियां हैं, जो पकी हुई मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती थी, वो भी किसके पार्ट हैं? टेराकोटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
ये सब किसके पार्ट, हल, मुहल, मार्ट, ये सब क्या है, ये सब क्या हो गए, शिल्प हो गए। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, शिल्प के अंतर्गत आते हैं। और जो इसको बनाने वाला है वो क्या हो जाएगा, कारीगर हो जाएगा। क्लियर है। तो और जो इसमें एक इंपॉर्टेंट और एक है, एक हेडिंग है हस्तशिल्प का विकास। हस्तशिल्प का विकास एक पॉइंट इसमें और क्या पढ़ेंगे, हस्तशिल्प का विकास। तो हस्तशिल्प के अंतर्गत जो एक पॉइंट हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो और एक है धुनाई यंत्र और एक पॉइंट है बुनकर। तो इतने पॉइंट को लेकर के हस्तशिल्प के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना है हस्तशिल्प क्या होता है। हस्तशिल्प तो हाथ के द्वारा जो शिल्प बनाया जाता है, जो शिल्प हाथ के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, हस्तशिल्प बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो जेठालाल है वो जो शर्ट पहनते हैं, तो उनके शर्ट पे जो शर्ट होता है, तो उनके शर्ट के सामने आप देखेंगे कुछ डिजाइन, कुछ आकृतियां जो है, कुछ डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है। तो उस शर्ट पे जो डिजाइन, जेठालाल के शर्ट पे जो डिजाइन आपको देखने को मिलता है वो किसका पार्ट है, वो किसका पार्ट है, हस्तशिल्प का पार्ट है। वो किसके द्वारा किया जाता है, वो कढ़ाई हाथ के द्वारा, हैंड के द्वारा। तो आप बहुत से ऑब्जेक्ट देखते हैं जिसमें लोग शादी में आप देखते होंगे जो यूज करते हैं, जो जैसे पर्दे होते हैं, दरवाजे के सामने जो पर्दा लगाया जाता है तो उसमें हाथ से कुछ कढ़ाई की जाती है। तो जो शिल्प बनाया जाता है, जैसे फूल उस पर बनाए जाते हैं और भी चीजें आपको उसमें देखने को मिलती है। तो वो जो शिल्प है, वो उस तरह के शिल्प जो आपको देखने को मिले, क्या उसको क्या बोलेंगे, हस्तशिल्प। यानी ऐसा शिल्प जो किसके द्वारा बनाया जा रहा है, हाथ के द्वारा। तो इसमें एक जो हस्तशिल्प का जो विकास हड़प्पा शिल्प में हमें देखने को मिलता है, इसका प्रमाण हमें किस प्लेस से मिलता है, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से, ये जो लोकेशन मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से हमें जो है बुने हुए, मोहनजोदड़ो से हमें बुने हुए कपास के टुकड़े मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से हमें बुने हुए कपास के टुकड़े मिलते हैं। इसके साथ ही साथ कई वस्तुओं पर कपड़ों की डिजाइन मिलती है। मोहनजोदड़ो से हमें बुने हुए कपास के टुकड़े मिलते हैं, साथ ही साथ कई वस्तुओं पे कपड़ों की डिजाइन भी मिलते हैं। ठीक है। धुनाई यंत्र क्या है, धुनाई यंत्र का प्रयोग कताई के लिए किया जाता था हड़प्पा संस्कृति में। हस्तशिल्प के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति में हस्तशिल्प के अंतर्गत धुनाई का यंत्र, ये जो धुनाई यंत्र है, धुनाई यंत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता था, कताई के लिए किया जाता था, जो वर्तमान समय में आप देख सकते हैं। और बुनकर क्या होते थे, जो बुनकर होते थे ये ऊन और कपास का कपड़ा बुनते थे। बुनकर का काम क्या था, बुनकर जो होते थे ऊन और कपास का कपड़ा बुनते थे। बुनकर का काम क्या होता था, ऊन और कपास का कपड़ा बुनते थे। ठीक है। तो हस्तशिल्प का मतलब ऐसा शिल्प जो किसके द्वारा डिजाइन किया जाता है, हाथ के द्वारा जो बनाया जाता है। जो शिल्प किसके द्वारा बनाया जाता है, हाथ के द्वारा, उसको आप क्या बोलते हो, हस्तशिल्प बोलते हो। तो कारीगरी और शिल्प के संबंध में जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे, जो उसके अंदर कीवर्ड्स थे, और एनसीईआरटी रामचंद्र शर्मा की बुक क्लास 11 एंशिएंट हिस्ट्री, वो सभी पॉइंट हमने आपके समूह डिस्कस किया। आई होप दैट ये हेडिंग्स कारीगरी और शिल्प आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक जरूर करें और इसको शेयर भी करें। इसके साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।